हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सपोनेंट कहते किसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ है a रेज टू द पावर n। अब a रेज टू द पावर n में a को कहते हैं बेस और n को कहते हैं एक्सपोनेंट। आप एक्सपोनेंट को पावर इंडेक्स कुछ भी कह सकते हैं। बट ये a रेज टू पावर n का मतलब क्या है? a रेज टू द पावर n का मतलब ये है कि a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से ही n टाइम्स। तो इसे बार बार लिखने की बजाय हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया a रेज टू द पावर n। हमने एक्सपोनेंट का यूज किया। तो एक्सपोनेंट क्या है? एक शॉर्ट हैंड है जिसे तब यूज किया जाता है जब रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन हो। जैसे यहाँ पे जो है रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से ही बार बार। तो उसको बार बार लिखने की बजाय हमने क्या किया? एक्सपोनेंट का यूज किया। अब a है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a क्या होगा? बेस। और वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स, तो n क्या होगा? एक्सपोनेंट। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है। अब 4 जो है 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से ही। तो इसे बार बार लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर 7। अब इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। तो इसका हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 4 रेज टू द पावर 7। 4 रेज टू द पावर 7 का मतलब क्या हुआ कि जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से ही 7 टाइम्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 रेज टू द पावर 3। तो एक्सपोनेंट क्या है? एक शॉर्ट हैंड होता है जिसे जब यूज किया जाता है जब रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन हो। तो अब हमने ये देख लिया कि एक्सपोनेंट कहते किसे हैं। अब आगे देखते हैं हम एक्सपोनेंट के लॉस। तो अब हम देखते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। ये जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट हैं, जो एक्सपोनेंट के लॉस हैं, इन्हें हम यूज क्यों करते हैं? इन्हें हम यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है उन्हें शॉर्ट करने के लिए, उन्हें इजी करने के लिए। अब देखते हैं सबसे पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। इफ a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। अगर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो। अब यहाँ पे बेस सेम है, दोनों का बेस a है, लेकिन पावर्स डिफरेंट है। एक की पावर m है और एक की पावर n है। तो अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और जो बेस है वो मल्टीप्लाई में हो, तो इस केस में क्या करते हैं कि पावर्स को ऐड कर देते हैं। बेस को कॉमन लेके पावर को ऐड कर देते हैं। तो a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n को कैसे लिख सकते हैं? इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n। पावर्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इस लॉ को कैसे यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। अब अगर इसको हम प्रॉपरली एक्सपैंड करके सॉल्व करें, तो हमारी जो कैलकुलेशन है कितनी लंबी हो जाएगी, कितनी लेंथी हो जाएगी। तो इसे इजी करने के लिए, उसे शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो फर्स्ट लॉ है एक्सपोनेंट का उसे यूज करते हैं। तो ये 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं अगर हम एक्सपोनेंट के फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करें? 3 रेज टू द पावर 5 प्लस 3। पावर्स को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, क्योंकि बेस सेम था और पावर डिफरेंट था, और जो बेस है वो मल्टीप्लाई में थे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 8। तो देखा हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। तो अब हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? इफ a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n। तो अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है। अब इसमें भी बेस सेम है और जो पावर्स है वो डिफरेंट है, बट जो बेस है वो डिवाइड में है। तो इस केस में क्या करते हैं कि जो पावर्स होते हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बेस को कॉमन लेके पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n को कैसे लिख सकते हैं? a रेज टू द पावर m माइनस n। जो पावर्स है उन्हें क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसे कैसे यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 4। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, और जो बेस है वो डिवाइड में है। तो इसमें हम सेकंड लॉ जो एक्सपोनेंट का उसे यूज कर सकते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 रेज टू द पावर 8 माइनस 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 रेज टू द पावर 4। तो ये था सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब आगे हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो अब देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। इफ a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे a की पावर है m और उस पूरे की एक और पावर है n। तो इस केस में क्या करते हैं कि जो पावर्स होती हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं? a रेज टू द पावर m इंटू
n। तो अब इससे रिलेटेड एग्जांपल ले लेते हैं। इफ 6 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 2। तो अब यहाँ पे क्या है, थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके हम कैसे लिख सकते हैं, 6 रेज टू द पावर 5 इंटू 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 रेज टू द पावर 10। तो ये था थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब आगे हम देखते हैं फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। इफ a रेज टू द पावर m इंटू a b रेज टू द पावर m। तो अगर हमारे पास बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, अब यहाँ पे बेस डिफरेंट है, एक का बेस a है और एक का बेस b है, लेकिन जो पावर है वो सेम है। पावर क्या है, m। तो अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो और जो बेस है वो मल्टीप्लाई में हो, तो उस केस में क्या करते हैं कि जो बेस होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m को कैसे लिख सकते हैं, ए बी होल रेज टू द पावर m। तो हमने क्या किया, जो बेस है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को क्या किया, कॉमन ले लिया। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, और जो बेस है वो मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। तो हमारे पास आ जाएगा 6 रेज टू द पावर 3। तो ये था फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब आगे देखते हैं हम फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो अब देखते हैं फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। इफ a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m। अब यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। बेस डिफरेंट है, एक का बेस a है और एक का बेस b है, लेकिन पावर सेम है। पावर क्या है, m। तो अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, लेकिन बेस जो है वो डिवाइड में है, तो उस केस में क्या करते हैं कि जो बेस होते हैं उन्हें डिवाइड कर देते हैं और पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय b रेज टू द पावर m को कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइड बाय b होल रेज टू द पावर m। तो इसी से रिलेटेड एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, 4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 5। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम फिफ्थ लॉ का यूज करते हैं एक्सपोनेंट का, क्योंकि बेस जो है वो डिफरेंट है और पावर सेम है, लेकिन बेस जो है वो डिवाइड में है। तो लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 डिवाइड बाय 2 होल रेज टू द पावर 5। तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 5। तो ये था फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो अब आगे देखते हैं हम सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। इफ a रेज टू द पावर 0। अब यहाँ पे क्या है, a की पावर क्या है, 0 है। तो अगर बेस की पावर 0 हो तो डायरेक्टली वहां पे लिख देते हैं 1। तो a रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो अगर किसी भी नंबर की, किसी भी बेस की पावर अगर 0 है, किसी नंबर की पावर 0 है, तो वहां पे डायरेक्टली लिख देते हैं 1। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 0। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वहां पे लिख देते हैं 1। तो ये था सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब आगे हम देखते हैं सेवंथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। तो अब आगे देखते हैं हम सेवंथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो अब देखते हैं सेवंथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। इफ a रेज टू द पावर माइनस m। तो यहाँ पे जो है a की पावर जो है वो माइनस में, बेस की पावर क्या है, माइनस में। तो अगर पावर माइनस में हो तो उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसे हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसे चेंज करने के लिए अब क्या करेंगे हम, अब ये जो है पावर न्यूमरेटर में है, तो इसे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a⁻m। तो वैसे ही अगर ये डिनोमिनेटर में हो तो हम इसे न्यूमरेटर में ले आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये हो 1/a⁻m। अब ये डिनोमिनेटर में है माइनस की पावर, तो हम इसे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले आएंगे। तो इसे लिख सकते हैं a⁻m। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। इफ 2⁻⁻5। अब यहाँ पे क्या है, 2⁻⁻5 है, पावर जो है माइनस में है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2⁻5। हम यहाँ पे सेवंथ लॉ को यूज करके इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/2⁻5। तो ये था सेवंथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम देखते हैं एट्थ एंड लास्ट जो लॉ है एक्सपोनेंट का, वो क्या है, इफ nth रूट ऑफ a। अब यहाँ पे क्या है, a जो है वो रूट में है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर 1/n। तो पावर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। तो nth रूट ऑफ a को हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर 1/n। तो 1/n का मतलब क्या हुआ, nth रूट। तो वैसे ही अगर हमारे पास हो स्क्वायर रूट ऑफ a, तो उसे कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर 1/2। वैसे अगर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ a हो तो उसे कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर 1/3।
तो ये थे 8 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई चीज पसंद आई हो, ना पसंद आई हो, तो वो भी कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।